सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी हैं, जहां कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत की। वहीं सबसे पहले सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और फरियादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने का आदेश अधिकारियों को दिया। उसके बाद सीएम योगी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां नव विवाहित जोड़ों को सीएम योगी ने आशीर्वाद दिया। बता दें, सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिए। दहेज एक सामाजिक कुरीति है और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ समाज को खड़ा होने के लिए तैयार होना होगा। भाइयों बहनों, एक प्रयास, सामूहिकता का एक प्रयास। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पंचायत से लेकर के बाजार तक, संस्थाओं तक, हर जगह सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और बेटी स्नातक पास हो जाएगी, पिता को इस बात की चिंता की आवश्यकता नहीं कि दहेज के अभाव में मैं बेटी की शादी कैसे करूंगी, कैसे संपन्न होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना है। यूपी में योगी सरकार ने राज्य में कार्यरत कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 16% बढ़ा दिया है। पहले जहां कर्मचारियों को 396% डीए मिलता था, वहीं अब यह 412% मिलेगा। महंगाई भत्ता का नया दर जनवरी 2023 से लागू किया गया है। इसमें वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को 396 की जगह मूल वेतन 412% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह लाभ जनवरी 2023 से दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लाभ यूपी सरकार में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मियों को मिलेगा। बता दें, सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात मिली है। योगी सरकार ने 16% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। बता दें, कर्मचारियों को 396 की जगह मूल वेतन 412% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बता दें, महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह लाभ जनवरी 2023 से दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का लाभ यूपी सरकार में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मियों को मिलेगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ी सौगात मिली है। बता दें, योगी सरकार ने 16% महंगाई भत्ता बढ़ाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, योगी सरकार ने 16% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, बड़ी सौगात दी गई है कर्मियों को, क्या कुछ जानकारी? सरकार का बराबर था। यहाँ पर योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों के साथ पूरा तरह न्याय करती नजर आ रही है। और हमने देखा यहाँ पर 16% है, जिसका लाभ उनको जनवरी 2023 से मिलेगा। यानी जो 6 महीने का लगभग एरिया भी यहाँ पर कर्मचारियों को मिलेगा और निश्चित रूप से बेहतर पहल भी है। और साथ ही साथ अगर बात कर रहे हैं मयूरी, तो यहाँ पर जो भत्ता है ये सरकारी सेवा संस्था कर्मचारियों के लिए रहेगा। इसके अलावा जो पेंशन भोगी है उनको भी इस भत्ते का लाभ मिलेगा। तो कहीं सरकार की बेहतर पहल को लेकर विपक्ष हमलावर भी रहता है कि लोग जी नहीं पा रहे हैं, महंगाई इतनी है, तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार समय समय पर यहाँ पर विशेष सौगात देती रहती है और निश्चित रूप से ये विशेष सौगात यहाँ पर योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को दी गई है और यहाँ पर 16% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए।
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 9 जून को कोर्ट में पेश हुए। उनके समर्थन में एक महिला ने गवाही दी। उनकी गवाही पूरी हो गई है। अब अगले गवाह को तलब किया गया है। इस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि आजम समेत उनकी पत्नी और बेटे पर केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अब्दुल्ला के गवाह आज कोर्ट में आकर गवाही देंगे। बता दें अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आज सुनवाई होनी है और यह सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। बता दें अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में यह सुनवाई होनी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? आपको बता दें कि 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और साथ ही साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम की कोर्ट में पेशी होनी है। आपको बता दें कि इसमें अगर बात की जाए तो इस मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा भी कहीं ना कहीं अभियुक्त के तौर पर आज कोर्ट में प्रस्तुत हो सकती हैं। आपको बताएं कि ये अगर देखें तो प्रदेश के अंदर में आजम खान कई बड़े पदों पर रहे हैं। उनके बेटे स्वार से 2 बार के विधायक रहे हैं और अगर बात की जाए तो लगभग सैकड़ों मामले अभी आजम खान पे चल रहे हैं। उसमें से कई अहम मामले में आजम खान को सुनवाई भी हो चुकी है और ये मामला कहीं एक लंबे अरसे से चल रहा है। और तत्काल अगर बात की जाए तो रामपुर के विधायक अरुण सक्सेना की तरफ, माफ करिएगा, आकाश सक्सेना की तरफ से ये मामला कोर्ट में दर्ज कराया गया था और इसमें आज माना जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम के गवाह भी आज कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। आज माननीय कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर एक अहम फैसला भी कहा जा रहा है कि सुनाया जा सकता है, क्योंकि आज गवाह के साथ साथ केस करने वाले आकाश सक्सेना को भी कोर्ट में आने की खबर कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। साथ ही आपको बताएं कि इसमें 2 अभियुक्त अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान और उनकी मां तंजीम फातिमा भी आज कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच सकती है। जी विवांशु, ये सुनवाई कितने बजे होगी और कोर्ट में कौन कौन लोग मौजूद रह सकते हैं? जी, इसमें बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम की तरफ से एक गवाह रहेंगे। उनके पिता भी हो सकते हैं, उनकी मां भी हो सकती है, मगर अभी इसकी जानकारी अब्दुल्ला आजम की तरफ से नहीं दी गई है। और 2 बजे के करीब ये कहीं ना कहीं दोनों आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2 बजे के करीब रामपुर के जिला अदालत में पहुंच सकते हैं। उसके बाद माननीय कोर्ट की तरफ से इस मामले की सुनवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आजम खान के ऊपर जो ताबड़तोड़ कहीं ना कहीं देखे तो कार्रवाइयों का दौर देखने को मिला था 2017 चुनाव के बाद से, उसमें अब एक अहम केस है ये, क्योंकि दोहरे जन्म प्रमाण पत्र के मामले में स्वार से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी गई थी और एक बार अगर पहली बार जब गई थी और दूसरी बार अगर बात की जाए तो उन्हें 2 साल की सजा हुई तो उसमें गई थी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज कोर्ट का रुख देखने वाली बात होगी कि तमाम जो दस्तावेज कोर्ट को प्रस्तुत किए जाएंगे, तमाम गवाहों को सुनने के बाद माननीय कोर्ट का इस मामले को लेकर क्या रुख रहता है। जी धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट से इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला आता है। ज्वेलर्स और बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर गुरुवार को बड़ी छापेमारी की गई। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ का नपुर और कोलकाता समेत कई शहरों में ये छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ते ही दुकानों में हड़कंप मच गया। कानपुर में कई बड़े ज्वेलर्स की जगहों पर आईटी की छापेमारी शुरू हुई है। इनमें राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापेमारी शामिल है। फीलखाना थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड पर भी छापा डाला गया। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा पड़ा है। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
लखनऊ में भी कई जगह इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। कई ज्वेलर्स कारोबारियों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ते ही दुकानों के शटर पूरी तरह खुलने के पहले ही बंद होने लगे। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा पड़ा। महानगर लखनऊ में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी का छापेमारी चल रही है। बता दें कि आईटी विभाग की लगातार ये कार्रवाई जारी है, जिसमें ज्वेलर्स और तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बता दें संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं लखनऊ और कानपुर में आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अभी भी ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर लगातार आईटी की कार्रवाई जारी है। बता दें कि 98 ठिकानों पर अभी तक कार्रवाई की गई है। एसडीएसटी टीम ने लेदर की कंपनियों पर भी छापेमारी की है। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई देखने को मिली है। कानपुर में कई बड़े ज्वेलर्स की जगहों पर आईटी की छापेमारी देखने को मिल रही है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, लखनऊ और कानपुर में आईटी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से आईटी की रेड आज सुबह 6 बजे से ही शुरू हुई थी। सबसे पहली रेड जो है कानपुर में सर्राफा और बुलियन के यहाँ पड़ी हुई थी। उसके बाद राजधानी लखनऊ में भी आईटी की रेड पड़ी है। फिलहाल इस मामले में जो बताया जा रहा है कि 300 से अधिक अफसर और कर्मचारियों को लगाया गया इस आईटी की रेड में, क्योंकि जिस तरीके से 2000 की नोटबंदी का समय आया था, इस नोटबंदी के समय के दौरान ज्यादातर देखा गया है कि 2000 की जो खपत हुई है, 2000 नोटों की, वो खपत सर्राफा के यहाँ ज्यादातर पाई गई। इसके बाद से जिस तरीके से आज आईटी की रेड सुबह से पड़ी हुई है, तो इस आईटी की रेड में सर्राफा व्यापारियों की जो बात करें तो उनके बीच काफी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि जो दुकानें लगभग सुबह 11 बजे खुल जाती थी, वो दुकानें लगभग 12 बजे के बाद से खुलना चालू हुई है। लेकिन इस मामले में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो आईटी की रेड है वो पूरी तरीके से जारी है और इस आईटी की रेड में फिलहाल जो अधिकारी हैं उनको कुछ दस्तावेज भी मिले और कुछ दुकानदारों ने तो दुकान खोलते ही जो वहां के दस्तावेज थे उनको हटा दिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी तक क्या कुछ आईटी की रेड के हाथ लगा है, इस मामले में कुछ जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सुबह से आईटी की रेड शुरू हुई थी, इस मामले में आईटी की जो रेड है वो लगभग 48 से 72 घंटे तक की ये रेड चलेगी और इस मामले में क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ इन लोगों के द्वारा हटाया गया, उन सभी मामलों पे अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी आईटी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो 2000 के नोट थे वो सबसे ज्यादा सोने की खरीद की गई, उसमें भी बुलियन कारोबारियों के यहाँ इसकी खपत सबसे ज्यादा हुई है। ऐसे में छापा पड़ा हुआ है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो जो करीब 15 से 20% से अधिक अमाउंट लेकर गोल्ड कारोबारियों ने सोना बेचा है। जब इसकी जानकारी आईटी को लगी थी, उसके बाद से आईटी की जो टीम गठित हुई है और फिर ये छापेमारी शुरू हुई है। लेकिन ये छापेमारी अभी कब तक चलेगी इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन सूत्रों के द्वारा जरूर ये कहा गया है कि 48 से लेकर 72 घंटे तक ये छापेमारी पूरी जारी रहेगी। जी धन्यवाद कलीम तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ में नगर निगम पर बोर्ड बैठक के दौरान सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 6 सूत्री ज्ञापन महापौर प्रशांत सिंघल को सौंपा। सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि नए वार्डों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, पुराने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15,000 प्रतिमाह किया जाए, सफाई कर्मचारियों को सर्दी और गर्मी के अनुरूप वर्दी दी जाए, पुराने संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती उनके वेतन से की जाए, सभी सफाई कर्मचारियों के लिए हाजिरी स्थल बनवाया जाए और महिला सफाई कर्मियों का ड्यूटी टाइम सुबह 7 बजे किया जाए। सफाई कर्मचारियों ने मांग ना पूरी होने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन और नालों को ब्लॉक करने की धमकी दी है। शहर बढ़ चुका है, हमारे क्षेत्र में बड़ी आबादी है अलीगढ़ शहर, तो उसमें सफाई कर्मचारी भविष्य में जब भी भर्ती हो तो हमारा प्राथमिकता के आधार पर जो नाला में सफाई कर रहे हैं जिनको 6-6 महीने लगाया जाता है उनको हटा करके फिर 6 महीने बाद लगा लेते हैं, तो उनको प्राथमिकता दिया उन लोगों को सीएलसी के माध्यम से आउटसोर्स में रखा गया। दूसरी मांग हमारी जो संविदा सफाई कर्मचारी है जिनका ईपीएफ कटौती नहीं होती है, भविष्य में कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार का कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से जो उनको सुविधा दी है, उनके भविष्य के लिए हमने ईपीएफ की मांग की कटौती की। तीसरा हाजी स्थल है, हमारे सफाई कर्मचारी ड्यूटियों पर जाते हैं, हाजी बैठने की कहीं जगह नहीं है तो उनके लिए हाजी स्थल की मांग की गई है। और इतनी महंगाई में सफाई कर्मचारी की जो आउटसोर्स सफाई कर्मचारी है ये उसमें 10,000 रुपये करीब मिल रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी। इसलिए कराया गया है, कोई 14 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, 4 महीने की सैलरी का पता नहीं है, 5 महीने का पता नहीं है। अब जिनके कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं बाहर इन्हें,
जो काम में जिस काम में एक्सपर्ट है उसी को वही काम दिया जाए, तो अस्थायी किया जाए। अपने बच्चों का पेट भरेंगे अस्थायी हो। कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 14-15 साल तो करीब समथिंग हो ही गए काम करते करते। हरदोई के सांडी इलाके में एक साइकिल चोर को तालिबानी सजा दी गई है। बता दें कि चोर को स्थानीय लोगों ने चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को कस्बे के पूर्व चेयरमैन का भतीजा बताया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवक इससे पहले भी साइकिल चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है और उसने इससे पहले जिस साइकिल को चुराया था उसको कस्बे के ही दूसरे मोहल्ले में 800 रुपए में बेच दिया था। दोबारा से जब चोर घटना को अंजाम देने आया तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़कर दबोच लिया और फिर उसको रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी चोर को अपने साथ ले गई। पुलिस ने बताया कि जांच कर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से हमारे संवाददाता हर्षराज हमसे जुड़ चुके हैं। हर्षराज, चोरी के मामले में चोर को तालिबानी सजा दी गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बताता चलेगा सांडी कस्बे के नौतरा मोहल्ले में एक युवक को साइकिल चोरी करते वक्त स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। बताया गया युवक इससे पहले भी साइकिल चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। उसने इससे पहले भी जिस साइकिल को चुराया था उसके कस्बे के दूसरे मोहल्ले में 800 रुपए में बेचा था। दोबारा से जब चोर घटना को अंजाम देने आया तो स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और एसपी नपेंद्र ने बताया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी हर्षराज, ये चेयरमैन का भतीजा बताया जा रहा है, लेकिन जो सूचना आ रही है, लेकिन वहाँ पे ये जो चोर है ये बताया था कि भाजपा के जो वहाँ पे हैं चेयरमैन के भतीजे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस इससे अनजान है और बात को घुमा रही है। जी धन्यवाद हर्षराज तमाम जानकारियों के लिए। खबर चंदौली से है, जहां सरकारी आदेश को ताक पर रखकर जेसीबी मशीन से सरकारी तालाब की खुदाई हो रही है। बता दें कि शाहबगंज विकासखंड क्षेत्र के बराव गांव में ग्राम प्रधान अभय मौर्य के द्वारा अमृत सरोवर के तहत सरकारी तालाब में मनरेगा मजदूरों से कार्य न कराकर जेसीबी मशीन से कार्य कराया जा रहा था। तालाब खुदाई के साथ मोटे और बड़े पेड़ को भी उखाड़ा जा रहा है, जबकि पेड़ उखाड़ने के लिए प्रधान के द्वारा वन विभाग से परमिशन भी नहीं लिया गया है, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन प्रधान पर विरोध का कोई असर नहीं दिख रहा है। थकहार का ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी को बंद करा दिया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद प्रधान ने फिर से खुदाई शुरू कर दी। गांव की जनता प्रधान के रवैये के चलते अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। वहीं जब इस मामले में सीडीओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में हुई धांधली की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी और जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी ये ज्ञात हुआ कि साहबगंज ब्लॉक में ग्राम पंचायत बराव में जेसीबी द्वारा काम कराया जा रहा है, तो ये बिल्कुल शासनादेश का उल्लंघन है और इसके में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं गलत काम, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कड़ी और निश्चित रूप से उनको छोड़ा नहीं जाएगा। यदि एफआईआर तक की नौबत आएगी तो वो भी कराया जाएगा। साहबगंज ब्लॉक में सर बहुत ज़्यादा इस बात की शिकायतें आ रही हैं, मनरेगा में खास करके लोग नियमों को ताक पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सुदूर इलाके जो है साहबगंज ब्लॉक में आते हैं। तो आपकी तरफ से कोई विशेष टीम बना के जांच कराई? मैं साहबगंज ब्लॉक की शिकायत ज़्यादा हो रही है तो मैं वहाँ के लिए टीम बनाता हूँ और टीम जाँच करेगी। जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको देखा जाएगा, उसके खिलाफ जो भी दोषी हो कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के रेखा नर्सिंग होम की लापरवाही सामने आई है, जहां लापरवाही के चलते गर्भवती महिला की जान चली गई। परिवार वालों ने रेखा नर्सिंग होम के डॉक्टर रेखा और उनके स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लेबर पेन उठने की वजह से रेखा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वहीं परिवार वालों का ये भी कहना है कि ऑपरेशन करने से पहले पति से या परिवार वालों से फॉर्म पर साइन नहीं कराया गया था। बता दें, परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नर्सिंग होम की ये बड़ी लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, लखनऊ के रेखा नर्सिंग होम
कि ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की जान चली गई है। वहीं परिवार वालों ने रेखा नर्सिंग होम के डॉक्टर रेखा और उनके स्टाफ पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका यही कहना है कि लेबर पेन उठने की वजह से रेखा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वहीं परिवार वालों का यह भी कहना है कि ऑपरेशन करने से पहले पति से या परिवार वालों से फॉर्म पर साइन नहीं कराया गया था। ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है रेखा नर्सिंग होम की, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है और अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता उवैस हमसे जुड़ चुके हैं। उवैस, लखनऊ के नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके बाद एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ पूरा मामला? जी देखिए मयूरी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि रेखा नर्सिंग होम की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर गर्भवती महिला थी, उसको एडमिट कराया गया था और उसके बाद इसका यहाँ पे इलाज चल रहा था। ठीक, परिवार वालों ने इन पे जो है इनकी लापरवाही का आरोप लगाया है, जिससे उसकी जान चली गई है। और इसमें परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन करने से पहले पति से या परिवार वालों से नहीं कराया कोई फॉर्म पे साइन, और ना ही कोई इससे पूछताछ करी, ना ही उनसे बताया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए मयूरी की जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो निजी अस्पताल हैं, इस तरीके से जो अपनी धन उगाही के चक्कर में इन लोग परिवार वालों को नहीं बताते हैं, सूचना सही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो मयूरी इसमें जो पीड़ित है उनको जान गंवाना भी पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा ही एक मामला ये भी ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के रेखा। वैसे इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको मयूरी बताना चाहूंगा कि अस्पताल प्रशासन का तो हमेशा से यही कहना होता है कि मैंने सब कुछ बता दिया था। उनका तो यही कहना है कि मैंने बता दिया था, मैंने सारी चीजें कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों ने साफ तौर पे इस बात से इनकार किया है कि इन्होंने इसमें बड़ी लापरवाही जो है बरती है। तमाम तरीके से इसमें कुछ बताया नहीं गया और ना ही इसमें कोई सही अपडेट दी गई, जिसकी वजह से जो है ये इनकी मृत्यु हो गई। इनको मौत के घाट जाना पड़ा, उतर गई है। तमाम तरीके के इस तरीके के जो सवाल जो प्राइवेट हॉस्पिटल अक्सर देखने को मिलते हैं, तमाम तरीके की लापरवाहियां जो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं देखा जाए मयूरी, इसमें सीएमओ को संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि इस तरीके से जो जनता है परेशान ना हो। प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी जो है वो कभी खत्म नहीं हो पाती है। अगर सीएमओ या जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं इस बात को संज्ञान में लेते हैं मयूरी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राइवेट अस्पतालों की जो धन उगाही है, जैसे कि वेंटिलेटर पे आदमी को बिठाल देते हैं और नहीं बताते हैं, अक्सर भी कई और ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर इस पे जो स्वास्थ्य विभाग है अगर इस पर हंटर चलाएगा, कसेगा, इस पे जांच बैठा लेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें निकल कर आएंगी और इस पे रोक लगेगी, जिससे जो आम जनता है वो उसकी परेशानियों को दूर होगा और उनके जो इलाज है वो भी सही ढंग से हो पाएगा। जी मयूरी। जी धन्यवाद उवैस तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर में रिमझिम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कानपुर अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश, कानपुर समेत आसपास जिलों पर मूसलाधार बारिश और तूफान लगातार 24 घंटों से बारिश से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी इस पूरे हफ्ते और माह जून के लास्ट तक इसी तरह बारिश की गतिविधियां कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में चलने की संभावना है। और मानसून का प्रश्न जहां तक है तो मानसून भी एक बंगाली खाड़ी में क्रिएट हो रहे लो प्रेशर की वजह से बुलेट ट्रेन की स्पीड से कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तक इस महीने की आखिरी तक पहुंचने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।